इसके पहले समास के 17 भाग बनाए जा चुके हैं। आज समास का ये भाग 18 है। समास के 17 भागों में सभी समासों को पढ़ाकर हमने समाप्त कर दिया है। समास की प्रत्येक विशेषताओं को आपको विस्तार से समझाया गया है। अगर आपने समास के उन 17 भागों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर समाप्त होने के बाद उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रकारों के प्रश्नों को हम लेकर हाजिर होते हैं। तो आज इस वीडियो में समास से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ मैं बाल मुकुंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। आज देखते हैं समास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आते ही रहे हैं और उनकी आने की संभावना भी है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि समास चैप्टर से हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। मित्रों, जब प्रश्न में नहीं दिया हो तो उसको जरा गौर से देखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा उस पर आप। इस प्रश्न में यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं, अर्थात ऐसे समास का आप चयन करेंगे जिसका उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। समास पढ़ाते समय समास में पदों की प्रधानता को हमने विस्तार से पढ़ाया है। समास की प्रधानता क्या होती है? जैसे कोई कह दे आपसे कि गंगा जल लाओ, ऐसा कोई कह दे तो यहाँ पर एक समासिक शब्द, समासिक पद गंगा जल का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ जिसने भी कहा है वो आपको देखना है कि गंगा के लिए या फिर जल के लिए, दोनों पदों में से किस पद के लिए बोला है। जिस पद के लिए इस शब्द को बोला है वही पद आपका प्रधान होगा, वही प्रमुख होगा। तो ध्यान देते हैं, गंगा जल बोला गया है तो यहाँ पर जल की आवश्यकता है, गंगा के जल की आवश्यकता है, गंगा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसका जल जो कि पद है एक, वो प्रधान होगा। बाद में है जल, उत्तर में है, अर्थात इसका उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। इसी प्रकार हम समस्त पदों में पदों की प्रधानता को देखते हैं। आपको हमने पढ़ाया था एक समास जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के हमने आपको दो भेद बताए थे। एक भेद था कर्मधारय समास, दूसरा भेद था द्विगु समास। चूंकि इसके ये दोनों भेद हैं, अर्थात इनको आप संक्षिप्त में एक समास मान सकते हैं। एक समास का अगर उत्तर पद प्रधान होता है तो इसका अंग होने के नाते इन दोनों समासों का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। अर्थात कुल मिला के 3 समास ऐसे हैं जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, जिसमें है आपका तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। अर्थात इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इसमें देखते हैं तो कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है, जान चुके हैं। एक अव्ययीभाव ऐसा है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात इसी समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी में चूंकि अव्ययीभाव समास दिया गया है, अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। याद रखेंगे आप कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, शेष तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु का उत्तर पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग शब्द के लिए उचित विकल्प है। यानी एक सामासिक पद हमको दिया गया है मनोरोग, और इस मनोरोग के लिए उचित पद आपको चुनना है।
हमारे बताने से पहले जरूर आप एक ऑप्शन टिक कर लीजिएगा और देखिएगा आपका सही होता है कि नहीं सही होता है। मनोरोग के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास। यानी क्लियर है मनोरोग में तत्पुरुष समास है, लेकिन हमको चुनना है कि तत्पुरुष समास कौन सा है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है या कौन सा है। देखिए, इसके पहले हमने बताया है कि हिंदी के जो कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 कारक हैं हिंदी में, जिनमें से पहले को और अंतिम को छोड़ दिया जाता है। शेष बीच में जो 6 बचते हैं उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। और जैसा कि कर्म कारक की विभक्ति को होती है, करण कारक की से द्वारा होती है, संप्रदान की विभक्ति के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में और पर। जिस समासिक पद का हम समास विग्रह करें और उसमें जिस नंबर के कारक की विभक्ति पाई जाती है उसे उसी नंबर से नाम दे दिया गया है। जैसे किसी किसी समास पद का समास विग्रह हम करें और उसमें से आ जाए तो ये चूंकि ये कारक जो है 5वें नंबर पे है, इसलिए उसको पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है। किसी समास पद को हम समास विग्रह करें उसका और उसके में बीच में द्वारा मिल जाए, से मिल जाए, तो चूंकि यह तीसरे नंबर पे है इसलिए उसको तृतीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। एक शब्द है आपका यहाँ पर मनोरोग। मनोरोग का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा मन का रोग, ये समास विग्रह होगा। इसमें हमको यहाँ पर का विभक्ति मिली है, अब ढूंढना है हमको का किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति का है और यह है 6वें नंबर पर, अर्थात 6 को संस्कृत में षष्ठ कहा जाता है, तो इसको हम षष्ठी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी की विभक्ति मिलती है उसी नंबर पे उस कारक का नाम होता है। षष्ठी होने के नाते इसे संबंध तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई ऐसा समास पद मिलता है जिसका समास विग्रह करने पर के लिए शब्द आता है, जैसे ब्राह्मण दान। ब्राह्मण दान समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दान। अब यहाँ पर हमको के लिए मिल रहा है और के लिए आप देख पा रहे हैं कि संप्रदान कारक विभक्ति है, तो इसे चूंकि संप्रदान 4थे नंबर पे है तो ब्राह्मण दान में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास या फिर संप्रदान कारक की विभक्ति होने के नाते संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन सी हमारा दिया है षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। तो हमने देखा मनोरोग में षष्ठी तत्पुरुष समास है, मन का रोग का प्रसर्ग मिल रहा है, तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। एक सामासिक पद दिया गया है
अनुरूप, और अनुरूप में हमसे पूछा गया है समास कौन सा है। ऑप्शन में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। आइए पता लगाते हैं कि अनुरूप में कौन सा समास हो सकता है। अनुरूप, अनुरूप का जो समास विग्रह होगा वो होगा रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो समासिक पद है इसके पहले एक खंड जो पूर्व पद है वो है अनु। अनु के बारे में हमको विचार करना होगा। अनु जो है एक प्रकार का अव्यय शब्द है, उपसर्ग की भांति रूप शब्द में जुड़ा हुआ है। अनु को रूप में जोड़ा गया है तो शब्द आपका बन गया है अनुरूप। और जिस शब्द के पूर्व में, जिस शब्द में अव्यय जुड़ा हुआ हो वो आपका अव्ययीभाव समास होता है और कोई समास नहीं होता है। कोई ऐसा शब्द हो जिसमें अनु जुड़ा हुआ हो, प्रा जुड़ा हो, उप जुड़ा हो, यथा जुड़ा हो, अधि जुड़ा हो, या फिर ऐसा कोई भी उपसर्ग जुड़ा हो या फिर अव्यय शब्द जुड़ा हो। क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय ही होता है, क्योंकि उपसर्ग का भी रूप कभी भी बदलता नहीं है। हर स्थिति में लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण इसका रूप कभी भी बदलता नहीं है। और जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, जैसे का तैसा हमेशा रहता है, उसे ही अव्यय कहा जाता है। तो उपसर्गों का रूप ना बदलने के कारण ही उनको भी अव्यय कह सकते हैं। बाकी जितने भी अव्यय शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप कभी बदलता नहीं है। जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक शब्द है आपका इसलिए। इसलिए इस शब्द को आपने जहां भी देखा होगा इसी रूप में लिखा हुआ देखा होगा, ये रूप अभी इसका बदलता नहीं है। इसी प्रकार आज है, आज को आपने आज ही लिखा हुआ देखा होगा हर जगह, इसका कभी भी रूप परिवर्तित होता नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनके रूप परिवर्तित नहीं होते वही अव्यय कहलाते हैं। और यही अव्यय शब्द जिस शब्द के पहले जुड़ जाए उस सामासिक शब्द में हमेशा हर हाल में आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो अनुरूप में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनु अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास होगा। हमारे प्रश्न का ऑप्शन डी दिया गया है, अव्ययीभाव समास। बाकी ना तो तत्पुरुष समास होगा, ना कर्मधारय, ना द्वंद्व, इसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पद में अव्ययीभाव समास है। यानी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी को हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पद में अव्ययीभाव समास है। आइए चेक करते हैं। पहला है आपका नीलकंठ। नीलकंठ, इसका अर्थ है नीले कंठ वाला। नीले कंठ वाले अर्थात श्री शंकर जी। तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीला रंग है, कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मधारय भी होगा। ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो तो कर्मधारय सही करेंगे, नहीं तो अगर बहुब्रीहि है तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास ही आप सही करेंगे। अगला शब्द देखते हैं। तो एक शब्द है आपका धीरे धीरे। जब कभी भी कहीं भी एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ आपका अव्ययीभाव समास ही होता है। तो धीरे धीरे में आपका अव्ययीभाव समास हो गया। अगला शब्द देखते हैं दिन रात। तो दिन का विलोम रात है और ऐसे विपरीतार्थी शब्द जो आसपास हों तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है, इसलिए दिन रात में द्वंद्व समास है। आगे है दशानन। 10 मुख वाला अर्थात इसका जो समास विग्रह होगा
10 मुख वाले अर्थात रावण। तो इस प्रकार हमने देखा नीलकंठ में कर्मधारय बहुब्रीहि समास है, दिन रात में द्वंद्व समास है, दशानन में भी आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है आपका, ये चूंकि अव्यय शब्द है इसलिए इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। और आपको ढूंढना भी अव्ययीभाव समास किस में है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, धीरे धीरे पद में अव्ययीभाव समास है। कहीं भी आपको एक ही शब्द 2 बार मिल जाए लगातार और उसमें यदि समास पूछा जाता है तो वो आपका अव्ययीभाव समास ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आइए अब देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है अष्टांग में कौन सा समास है। अष्टांग शब्द में पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं अष्टांग को। यहाँ अष्ट संख्या है तो इसका समास विग्रह होगा 8 अंगों का समाहार। संख्या होने के नाते एक समूह का बोध कराने के नाते ही इसमें जो समास होगा वो होगा आपका द्विगु समास, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अष्टांग शब्द में जो समास है वो द्विगु समास है। कहीं भी किसी भी समस्त पद में यदि उसका पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरा पद एक समूह अथवा समाहार का बोध कराए तो वहाँ पर आपका जो समास होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास की यही परिभाषा है कि संख्या पूर्वे द्विगु, जिस पद के पूर्व में संख्या हो उस पद में सदैव आपका द्विगु समास होता है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। और अब आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भला मानस शब्द में कौन सा समास है। भला मानस शब्द यूनिक शब्द है और ऐसे ही कुछ यूनिक शब्दों का इस्तेमाल आजकल की परीक्षाओं में करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हर प्रकार के प्रश्न को हम आपके सामने लाएंगे, बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक। देखते हैं भला मानस शब्द में कौन सा समास है। भला मानस, यहाँ पर मानस माने हो गया आपका ये मनुष्य और भला मीन्स अच्छा, यानी अच्छा मनुष्य। हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ मनुष्य की विशेषता बताई गई है, एक विशेषण शब्द अच्छा के द्वारा। मनुष्य कैसा है, तो अच्छा है, अच्छा होना इस मनुष्य की विशेषता है। और जहाँ पर भी ये विशेषण और विशेष की जोड़ी होती है वहाँ पर आपका एक ही समास होता है, वो है कर्मधारय। आपको हमने पढ़ाते समय बताया है रंग गंध गुण अथवा विशेष विशेषण या फिर उपमेय उपमान जहाँ पर भी होता है वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार भला मानस में कर्मधारय समास होगा और 6वें क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्मधारय समास सही होगा। हमारी बताने से पहले आप प्रत्येक प्रश्नों का एक ऑप्शन चुन लिया कीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं इस श्रृंखला में। ये चूंकि चैप्टर समास का हमने समाप्त कर दिया है और समाप्त होने के बाद अब 2-3 श्रृंखला में हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने और देखेंगे हम लोग कि समास से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आशातीत शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है, यानी आशातीत शब्द में समास पूछा गया है। देखते हैं आशातीत, आशा को अतीत, इसका समास विग्रह होगा। तो आशा से परे या आशा को अतीत, इसका समास विग्रह हो रहा है और बीच में हमको मिल रहा है कारक का प्रसर्ग। और जब भी कारक का प्रसर्ग मिल जाए समास विग्रह करने पर और समास का उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ आपका जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार आशातीत शब्द में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा और हमारे क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन बी, आशातीत में तत्पुरुष समास हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। ये 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अलग प्रकार का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया अव्ययीभाव समास के लिए कौन सा पद सत्य है, यानी अव्ययीभाव समास के लिए कौन सा पद रखा गया है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अव्ययीभाव समास की विशेषताओं को दिखाया गया है। आइए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए को जब देखते हैं तो यथाशक्ति देखते हैं तो यहाँ यथा लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। आगे देखते हैं आशातीत, तो इसको अभी अभी हल किया गया है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। चलते चलते एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है गया है, इसलिए यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है। एक पद ये आपका है, इसमें अव्ययीभाव समास नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी अव्ययीभाव समास हों। इसमें देखते हैं कामचोर, काम में चोर तत्पुरुष समास है। यथासाध्य अव्ययीभाव समास है, दिन दिन अव्ययीभाव समास है। कामचोर के नाते आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं हो पाया। ऑप्शन सी देखते हैं, चतुर्भुज में द्विगु समास है, त्रिलोक में द्विगु समास है, जन्मांध में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी भी आपका अव्ययीभाव समास के लिए परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, तो दरअसल में यहाँ दर एक अव्यय लगा हुआ है, इसलिए अव्ययीभाव समास है, पहला अव्ययीभाव समास हो गया। यथाविधि में यथा एक अव्यय लगा हुआ है, इसलिए अव्ययीभाव समास है। और प्रत्येक में प्रति आपका एक अव्यय लगा हुआ है, इसलिए इसमें भी अव्ययीभाव समास है। अर्थात आपका ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों जो समस्त पद दिए गए हैं, तीनों समस्त पदों में अव्ययीभाव समास है। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं 8वें क्वेश्चन के बाद अपने अगले 9वें क्वेश्चन को कि 9वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में हमसे कमल नयन शब्द के बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कमल नयन में कौन सा समास है। देखते हैं कमल नयन में कौन सा समास हो सकता है। हमारे बताने से पहले आप जरूर एक ऑप्शन चुनिए। कमल नयन में 2 शब्द है, एक कमल है एक नयन है, और दोनों की आपस में उपमा की गई, तुलना की गई है। कहा गया है कमल के समान, कमल के समान नेत्र, ये कहा गया है। और जहाँ भी 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों, 2 स्थितियों में आपस में तुलना की गई हो, वहाँ आपका एक ही समास होता है, वो है कर्मधारय समास। जहाँ पर विशेष विशेषण हो अथवा उपमेय उपमान हो या फिर किसी वस्तु की विशेषता बताई गई हो रंग गंध गुण के द्वारा, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास ही होता है। तो यहाँ नेत्र की विशेषता बताई गई है कमल के द्वारा, या नेत्र की तुलना की गई है कमल से, तो इस प्रकार यहाँ आपका जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन संख्या 9 का ऑप्शन दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10वें क्वेश्चन को, कि 10वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सप्तर्षि समास है। सप्तर्षि समास पूछा गया है। आइए देखते हैं सप्तर्षि को। शब्द आपका है सप्तर्षि, सप्त संख्या है, वैसे भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह। यहाँ 7 संख्या है और सप्तर्षि का अर्थ एक समूह का अर्थ दे रहा है, एक समाहार कर दे रहा है, 7 ऋषियों का समूह दे रहा है। तो जहाँ संख्या हो और समाहार या समूह का अर्थ निकले, वहाँ आपका एक ही समास होता है, वो है द्विगु समास। अर्थात 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, द्विगु समास। और आइए बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और देखते हैं श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को कि अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 11वें और अंतिम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है समास का विलोम क्या होगा। समास शब्द का विलोम पूछा गया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास पढ़ाते समय आपको बताया गया है समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप। और बात करते हैं समास के विलोम की, तो समास का विलोम जो होता है वो इसका विलोम होता है व्यास। व्यास मीन्स फैलाव, समास मीन्स संक्षेप होता है, तो व्यास का मतलब फैलाव होता है।
तो समास का विलोम जो है वो व्यास होगा, इसलिए हमारे अंतिम एवं 11वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है व्यास। जी हाँ, समास का विलोम व्यास होगा। तो इसी तरह और भी प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर हम हाजिर होंगे और समास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तो हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो, हिंदी और संस्कृत से संबंधित वीडियो आपको डेली मिलते रहें और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो ये था हिंदी में समास का भाग 18। भाग 19 में हम फिर कुछ और नए प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।